हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम अभिषेक कानोड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ा था, डायग्राम से समझाया था और हमने ईएमएफ ऑफ सेल की इक्वेशन लिखना भी बताई थी। तो आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी ईएमएफ ऑफ सेल पर। तो कभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों आपसे निवेदन है कि आप पहले उन वीडियो को जरूर देखें, नहीं तो आज का लेक्चर बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। चलिए बच्चों, एक काम करते हैं गैल्वेनिक सेल का रफ डायग्राम बनाते हैं और उससे डिटेल में पूरी चीज़ को रिवाइज करके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो एक बार हम डायग्राम बना ही लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बना रहे हैं। तो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में ज़रूर बताया था कि गैल्वेनिक सेल बहुत टाइप के होते हैं। उस गैल्वेनिक सेल में हमने एक स्पेशल सेल लिया था। उस स्पेशल सेल का नाम क्या था, याद कीजिए, डैनियल सेल। क्या नाम था बच्चों, डैनियल सेल। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। तो याद कीजिए, यहाँ पर हमने 2 कंटेनर लिए थे, एक कंटेनर प्लस ये सेकंड कंटेनर। इस कंटेनर में याद कीजिए हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। तो इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन था, जिसने क्या दिए थे बच्चों, Zn+2 के आयंस दिए थे। और इसके अंदर एक रॉड भरी हुई थी। याद कीजिए रॉड किसकी थी। तो आप कहेंगे सर याद है हमें, तो मैं जल्दी से इसे रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये जो रॉड थी, याद होगा आपको, ये जिंक की रॉड थी जो कि सॉलिड स्टेट में थी। याद होगा आपको, ये जिंक की रॉड है, आपको नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पर जिंक रॉड के बाद याद कीजिए यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन लिया था डैनियल सेल में, तो ये सॉल्यूशन जो था वो था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन था। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ने क्या दिए थे बच्चों, Cu+2 आयंस दिए थे। और मैं हमेशा कहता हूँ ये Cu+2 आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉल्यूशन के ब्लू कलर के लिए। याद रखिएगा, ये हमेशा मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जो रॉड ली थी, याद होगा ये जो रॉड थी वो किसकी रॉड थी, कॉपर की सॉलिड रॉड थी। ये भी आपको याद होगा। अब आपको याद होगा कि इस सेल में लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों, लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, हम तो भूल गए, तो मैं फिर से बता दूं, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर क्या हुआ होगा, तो बता दूं, मान लीजिए एक जिंक रॉड है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो Zn+2 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे। तो याद होगा आपको, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है। और कभी आप यहाँ की बात करें इस साइड की, तो राइट साइड में क्या हुआ था बच्चों, रिडक्शन। सर रिडक्शन क्या होता है, फिर से बताएं। तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद होगा आपको। तो यहाँ पर ये जो कॉपर के आयंस थे, यहाँ पर Cu+2, मैं इसे रेड पेन से बनाता हूँ। यहाँ पर Cu+2 के जो आयंस थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया था। याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर Cu+2 के एक्वस सॉल्यूशन के जो आयंस थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर क्या बनाया था, कॉपर सॉलिड। इससे याद होगा यहाँ पर इस कॉपर की रॉड का वेट क्या होने लगा था, बढ़ने लगा था, ये मोटी होने लगी थी। ये सारी बात बताई थी। तो यहाँ पर वेट जो था कॉपर रॉड का इंक्रीज होने लगा था। और यहाँ पर जो वेट है किसका, जिंक रॉड का, वो क्या होने लगा था, रिड्यूस होने लगा था। ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर जो वेट था जिंक रॉड का रिड्यूस होने लगा था। ये सब कुछ हमने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे बच्चों, एक्सेप्ट हुए थे। और बीच में हमने लगा रखा था वोल्ट मीटर। ये बात आपको पहले से ही पता है। अब आपको ये भी पता होगा कि हमने यहाँ पर बीच में एक ब्रिज लगाया था। इस ब्रिज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज में हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया था, KCl का एक्वस सॉल्यूशन विथ अगर पेस्ट।
अगर पेस्ट आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम कहा था एक ऐसा पेस्ट होता है जो KCl के एक्वस सॉल्यूशन को नीचे गिरने नहीं देता, इसलिए यहाँ पर एक बंद पैसेज होता है जो इस KCl को गिरने नहीं देता, सिर्फ किसको जाने देता है बेटा, आयंस को। किसको जाने देता है, आयंस को। आपको इसकी कहानी पूरी याद होगी कि यहाँ पर क्या हुआ था, जिंक जो रॉड थी वो आयंस में कन्वर्ट हो रही थी, तो यहाँ पर आयंस की संख्या बढ़ रही थी, याद होगा, यहाँ पर आयंस की संख्या बढ़ रही थी, यहाँ पर आयंस की संख्या बढ़ रही थी। तो इस आयंस की संख्या को बैलेंस करने के लिए यहाँ से कौन से, यहाँ से Cl माइनस आयन आ रहे थे, Cl माइनस आयन आ रहे थे, और यहाँ पर Cu+2, यहाँ पर आयंस की संख्या कम हो रही है, तो यहाँ पर कौन से आयंस आ रहे थे, K+। ये बात आपको ये पता होनी चाहिए, कभी आपको नहीं पता तो आप पुराने लेक्चर को ज़रूर देखें। तो बच्चों याद होगा, यहाँ पर आपको लोन एक शब्द सिखाया गया था, लोन क्या होता है, तो लोन जो होता है वो याद करने का तरीका था, जिसमें L होता है लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिस साइड पर होता है उस टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। ये बात आपको बताई थी। और एनोड हमेशा कौन सा टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। और कभी हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में हमेशा रिडक्शन होता है, इस बारे में हमने बताया था। तो राइट साइड में हमेशा रिडक्शन होता है, ये एनोड है तो ये साइड क्या होगी, कैथोड, और इस टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। क्या कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल। ये सारी बातें हो चुकी है, ये सारी बातें क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको ये भी पता होगा कि इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर आयंस की संख्या कम हो रही है और यहाँ पर आयंस की संख्या बढ़ रही है। सर कहाँ पर, ये समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं, जिंक जो रॉड है वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है, तो यहाँ पर चार्ज कम हो रहे हैं और देखिए सॉल्यूशन में चार्ज बढ़ रहे हैं। तो इस डिफरेंस के कारण, इन दोनों के डिफरेंस के कारण, रॉड और एक्वस सॉल्यूशन के चार्ज के डिफरेंस के कारण एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ था। उस पोटेंशियल को याद कीजिए, हम क्या कहते थे, इस पोटेंशियल को कहते थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने के लिए Zn/Zn+2। सर ये ऐसा क्यों लिखा, ये हम भूल गए। तो जो याद होगा, यहाँ पर जिंक था और जिंक में क्या हो रहा है, चार्ज कम हो रहे हैं, जिंक में चार्ज बढ़ रहे हैं, चार्ज बढ़ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0, और इस आयंस का कितना होगा, 2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहे हैं बच्चों, इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, हाँ है ना। इसलिए इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ की पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। सर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल क्यों होता है तो भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस कम होते जा रहे हैं। सर क्यों, क्योंकि Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बना रहे हैं, तो यहाँ पर आयंस कम हो रहे हैं और यहाँ पर आयंस लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो चार्ज डिफरेंस के कारण यहाँ पर भी पोटेंशियल क्रिएट होगा। उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, Cu+2 एक्वस से क्या बन रहा है बच्चों, Cu सॉलिड। ठीक है, आप भूल जाए तो मैं आपको बता दूं। देखिए Cu के ऊपर +2 है, हाँ है ना, मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और प्योर मेटल का तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज। और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन, हाँ है ना। ये क्लास 11th में पढ़ रखा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था बच्चों। कभी नहीं पढ़ा हो तो कभी आप डिटेल में पढ़ना चाहें, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया था। तो ये जो मैंने रिवाइज करवाया। अब इसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या लिखा था, इसके बाद हमने लिखा था कि भैया किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो याद होगा ईएमएफ, सेल जो है दो आधे सेल से मिलके बना हुआ है, हाँ है ना। तो आधे सेल में क्या हो रहा है, तो आधे सेल में हो रहा है ऑक्सीडेशन प्लस आधे सेल में हो रहा है रिडक्शन। याद करें ये ऑक्सीडेशन किसका है, हाफ सेल का ऑक्सीडेशन, हाफ सेल का, और ये रिडक्शन किसका है,
आधे हाफ सेल का मतलब रिडक्शन हाफ सेल का। पर आपको मैंने कहा था, ये बात कही थी, हमेशा आईयूपीएसी जब भी किसी सॉल्यूशन का, जब भी किसी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करता है तो वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करता है। इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले तो ERP लिख देते हैं। तो बच्चों पहले इसको डिटेल में लिखते हैं। आप बता सकते हैं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट में होता है। हाँ है ना। और लेफ्ट में कौन सी साइड होती है? तो लेफ्ट में होता है। एनोड देख लें, लेफ्ट में होता है एनोड। और प्लस रिडक्शन कहाँ पर होता है? तो रिडक्शन जो होता है हमेशा राइट में होता है। और राइट कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे सर कैथोड पे। बिल्कुल सही। तो बच्चों यहाँ पर कौन सी चीज़ सही लिखी हुई है? तो आप कहेंगे हाँ आईयूपीएसी कहता है। आईयूपीएसी देखिए, केमिस्ट्री की पूरी बागडोर, केमिस्ट्री की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, किसके कंधे पर है? आईयूपीएसी के। जो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग देखते हैं वो आईयूपीएसी ने रख रही है। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी रिप्रेजेंटेशन है और कैलकुलेशन है वो आईयूपीएसी करता है। तो आईयूपीएसी जो है वो कहता है कि भैया माना कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, माना कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है, राइट में रिडक्शन होता है, पर जब भी आप ईएमएफ ऑफ सेल की बात करें तो हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए ये बात तो सही लिखी हुई है, तो मैं इस रिडक्शन पोटेंशियल को कहाँ लिख देता हूँ? यहीं पर लिख देता हूँ। ये देखिए राइट में, और राइट में हमेशा क्या होता है? कैथोड होता है। ये बात आप हमेशा लिख ले, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बच्चों बताओ ये लेफ्ट में क्या होता है? तो लेफ्ट में तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, पर आईयूपीएसी कहता है कि भले से लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है पर हमें तो क्या चाहिए? उसकी रिडक्शन की टर्म चाहिए। तो बच्चों आपको एक रिलेशन बता दूं कि भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हाँ है ना। तो यहाँ पर सिर्फ क्या कर देते हैं? EOP की जगह क्या लिख देते हैं? माइनस ERP। क्या लिख देते हैं? अरे भाई ऑक्सीडेशन को उल्टा इज रिडक्शन पोटेंशियल। कभी इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -5 वोल्ट। तो बच्चों मैं इस EOP को क्या लिख देता हूँ? माइनस का क्या लिख देता हूँ? ERP। और ये लेफ्ट ही रहेगा बच्चों, लेफ्ट ही रहेगा, और एनोड ही रहेगा। तो यहाँ पर ई सेल मतलब किसी भी सेल के ईएमएफ को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। और याद रखेगा, याद रखने की बात यह है कि एग्जाम में भले से आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो पर आप कैलकुलेशन के टाइम रिडक्शन पोटेंशियल ही कैलकुलेट करते हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और बच्चों कभी हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, सर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? सर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है एक बार और बताएं, हम तो भूल चुके हैं। तो बता दूं, टेम्परेचर जब 298 केल्विन हो, प्रेशर जो 1 बार हो, और कॉन्सेंट्रेशन कितना हो बच्चों? 1 मोलार मतलब 1 मोल पर लीटर हो। सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, ये सारा अरेंजमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन में हो। और जब आप ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हो, ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं गोला। तो E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट कैथोड, ये पूरा की पूरा फिर से E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। बच्चों रट लो। क्या सर क्या रट ले? कैथोड हमेशा कहाँ पर होता है? राइट साइड में। और हमेशा हम कैलकुलेशन कौन सा करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल का। एनोड हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में। और कैलकुलेशन हम कहाँ का करते हैं बच्चों? किसका करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल का। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो बच्चों लास्ट लेक्चर को और डिटेल में पढ़ें, मैंने इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और सेल का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो एक काम करते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन देख ही लेते हैं। चलो बच्चों, तो अभी मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। तो ये आपने जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया बच्चों? ठीक है बच्चों। तो अब मैं सेल का रिप्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूँ कि यार आईयूपीएसी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करता है। देखिएगा बच्चों, सेल का रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं सेल
रिप्रेजेंटेशन। क्या कर रहे हैं बच्चों? सेल रिप्रेजेंटेशन। और सर सेल रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है तो बता दो। आईयूपीएसी कहता है, आईयूपीएसी क्या कहता है? आईयूपीएसी बोलता है कि भाई जब भी कोई सेल होगा तो इतना बड़ा डायग्राम कौन बनाएगा? अरे यार जब भी कभी किसी सेल को बताना होगा तो क्या आप इतना बड़ा डायग्राम बनाते रहोगे? बार बार डायग्राम बनाओगे तो आधे से ज़्यादा टाइम तो डायग्राम बनाने में वेस्ट हो जाएगा। अब डायग्राम बनाओगे, इतना कुछ लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो एक काम करते हैं कि किसी चीज़ को आईयूपीएसी सोचता है कि किसी सेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक काम करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन का टेबल बना लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उस छोटी से छोटे रिप्रेजेंटेशन में पूरा सेल दिमाग में आ जाए। अच्छा कि लेफ्ट में ये हो रहा होगा, राइट में ये हो रहा होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, राइट में रिडक्शन हो रहा होगा, और ये सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट पॉइंट ये है कि लेफ्ट में हमेशा एनोड आएगा। लेफ्ट में हमेशा क्या आएगा बच्चों? एनोड। और राइट में हमेशा क्या आएगा? कैथोड। लेफ्ट में एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट में हमेशा एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे, और राइट में किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कैथोड को। लेफ्ट में जो भी एनोड की रिएक्शन हो रही है उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और राइट में जो भी कैथोड पे रिएक्शन हो रही है उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों के बीच में दो डंडी खींच देंगे। ये दोनों डंडी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? सॉल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? सॉल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? सॉल्ट ब्रिज को। ये बात याद रखिए। तो लेफ्ट में हमेशा एनोड को लिखते हैं, लेफ्ट में हमेशा एनोड को लिखते हैं, राइट में हमेशा कैथोड को लिखते हैं। लेफ्ट में एनोड को, राइट में कैथोड को, और दो डंडी, ये दो डंडी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? सॉल्ट ब्रिज। क्या रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? सॉल्ट ब्रिज। अब आपको मैं लिख के बताता हूं इसका। तो लेफ्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट में रिप्रेजेंट होगा एनोड, और एनोड पर क्या होता है बच्चों? लेफ्ट में एनोड होता है और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये आपको याद होगा। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले ये लिखेंगे जिंक को। सर क्यों जिंक को क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक जो है सॉलिड स्टेट में, फिर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और लाइन के बाद लिख देंगे कि ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। सर ये सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। Zn सॉलिड में है और Zn+2 किस में है बच्चों? एक्वस में है ना। तो ये सिंगल लाइन जो है यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फेस चेंज। क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? फेस चेंज। जब भी कभी फेस चेंज होगा तो हम यहाँ पर सिंगल लाइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? सिंगल लाइन। यहाँ पर देखिए सॉलिड फेस था, ये एक्वस फेस है, तो यहाँ पर एक सिंगल डंडी खींच देंगे जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? फेस चेंज। और फिर क्या? दो डंडी। सर दो डंडी तो सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करती है, ये बात आपको पता है। दो डंडियाँ क्या रिप्रेजेंट करेगी मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्ट ब्रिज को। अब बच्चों राइट में क्या लिखते हैं? राइट में लिखते हैं कैथोड की रिएक्शन, और कैथोड पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। कैथोड पर क्या हुआ है? रिडक्शन। सर रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर Cu+2 किस स्टेट में था बच्चों? एक्वस स्टेट में था। देखिए Cu+2 एक्वस स्टेट में था, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर क्या बना बच्चों? कॉपर सॉलिड। बच्चों ये बात समझ में आनी चाहिए यार बच्चों। एनोड, लेफ्ट में एनोड होता है और एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन क्या होता है? भूल गए। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और ऑक्सीडेशन नंबर अब कितना हो चुका है? प्योर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन नंबर लॉस हुआ है, इसलिए रिडक्शन हुआ है। तो बच्चों और फिर से अभी बताऊँ, यहाँ पर देखिए फेस एक्वस है और यहाँ पर फेस क्या है? सॉलिड है। तो जब फेस चेंज हो तो हम किस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंगल लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? सिंगल लाइन से। पर मान लो खुदा ना खास्ता कभी फेस चेंज नहीं होता,
मान लो फेस चेंज नहीं होता, मान लो कि ये Cu+2 था और Cu+1 होता, तो एक्वस में ही होता ना, एक्वस में, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? कॉमा। मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूँ। देखिए क्या, मान लो मैं एम नाम से लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एक मेटल को लिख देता हूँ एम नाम। तो एम जो कि सॉलिड स्टेट में था, मान लो एक्वस स्टेट में था, M+1 एक्वस स्टेट में है। और बच्चों बताओ ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया +3। अब बच्चों बताओ क्या यहाँ पर फेस चेंज हुआ? नहीं हुआ ना, फेस चेंज नहीं हुआ। और इस मेटल को मैं M1 नाम देता हूँ, तो हम कॉमा लगाते हैं। और हाँ, सॉल्ट ब्रिज को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान से सुन लो, सॉल्ट ब्रिज डबल लाइन से। और कॉमा कब रिप्रेजेंट होता है? कॉमा रिप्रेजेंट होता है कि कभी मेटल जो हो किस में हो, सेम फेस में। देखिए फेस चेंज हो तो सिंगल लाइन, फेस चेंज हो तो सिंगल लाइन, और फेस चेंज नहीं हो रहा है तो कॉमा लगाते हैं। और ये डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? तो डबल लाइन जो है रिप्रेजेंट करती है क्या बच्चों? सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करती है। समझ आया? अब मान लीजिए यहाँ पर एक और मेटल है, ये M1 मेटल थी। अब मान लीजिए एक और मेटल से मैं किसी और कलर से बना देता हूँ, ब्लैक कलर से। तो मान लीजिए एक और मेटल है जिसका नाम मैंने M2 दे दिया। M2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और +2 से घटकर कितना हो गया? +1 हो गया। कितना हो गया बच्चों? +1 हो गया। अब बच्चों बताओ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, मतलब रिडक्शन तो हुआ है ना, पर यहाँ पर क्या फेस चेंज हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो जब भी फेस चेंज ना हो तो कॉमा लगाते हैं। तो कॉमा क्या बोलता है बेटा? सेम फेस। क्या बोलता है बच्चों? सेम फेस। तो आप कहेंगे सर क्या ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं इसमें रॉड ना, सॉलिड ना होते हुए एक्वस हो? तो जवाब है होते हैं बच्चों, बिल्कुल होते हैं। ये तो डेनियल सेल है। गैल्वेनिक सेल बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। डेनियल सेल में रॉड है और एक्वस सॉल्यूशन है, रॉड है और एक्वस सॉल्यूशन है। ऐसे और भी सेल होते हैं जिनमें ये जो रॉड होती है वो भी एक्वस की होगी, तो उसे रॉड क्यों कह रहे हैं? हाँ एक्वस होती है, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस होते हैं। तो अभी हमें वो नहीं पढ़ना है, हम न्यूमेरिकल्स में देखते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले। हमने अभी क्या क्या रिवाइज कर लिया? हमने रिवाइज किया कि भैया किसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सर कैसे करते हैं? लेफ्ट में हमेशा एनोड को लिखते हैं, लेफ्ट में हमेशा लोन, याद रखें लोन, लेफ्ट में हमेशा एनोड को ही लिखते हैं, लेफ्ट में हमेशा एनोड को लिखते हैं, राइट में हमेशा कैथोड को लिखते हैं, राइट में हमेशा कैथोड को लिखते हैं। और उन दोनों के बीच जो सेपरेशन होता है उसे डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सर डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज की होती है। और सर सिंगल लाइन बताती है कि फेस चेंज हुआ है, सिंगल लाइन फेस चेंज बताती है। और सर कॉमा लगा हो तो हम कहते हैं कि सेम फेस है। क्या है बच्चों? सेम फेस है। तो जल्दी से आप इसे लिख ले, नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों एक न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। और न्यूमेरिकल में हम पूरे के पूरे गैल्वेनिक सेल को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया है जो एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है कि जिसमें पूरा के पूरा गैल्वेनिक सेल कवर हो जाए और आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे अभी जो है वो वीडियो में जुड़े होंगे, उन्होंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन उन्हीं को ध्यान में रख के भी बनाया है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों एक सेल दिया हुआ है, दिख ही रहा होगा आपको, एक सेल दिया हुआ है जिसके लेफ्ट में ये कुछ लिखा हुआ है और राइट में कुछ लिखा हुआ है। तो याद कीजिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भैया आईयूपीएसी कहता है कि लेफ्ट में हमेशा हम किसको लिखेंगे? एनोड को। तो लेफ्ट में हमेशा हम किसको लिखते हैं? एनोड को। तो याद रखिएगा ये क्या है बच्चों? एनोड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट में हमेशा आईयूपीएसी किसको लिखता है? एनोड को। मतलब एनोड पर जो जो चीज़ हो रही है उसे लिखेगा। और राइट में हमेशा किसे लिखता है? राइट में हमेशा लिखेगा किसको? कैथोड को। जहाँ पर कैथोड पर जो जो चीज़ हो रही है उसे लिखेगा। और ये जो दो लाइन जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगी किसको? रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, रिप्रेजेंट करेगी सॉल्ट ब्रिज को। ये भी बात आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये जो दो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? सॉल्ट ब्रिज को। अब आप कहेंगे कि सर ये ब्रैकेट में 1m क्या लिखा है? तो 1m मतलब इनका कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है 1 मोलर, और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने
यहाँ पर निकल का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.25 वोल्ट, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है 0.80 वोल्ट। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ। अब इन्हें क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडिविजुअल रिएक्शन लिखो, तो लिखते हैं बच्चों इंडिविजुअल रिएक्शन। तो आपको मैं बता दूँ, आपको जो भी काम करना है वो सबसे पहले इससे करना है। तो बच्चों बताओ क्या आपको लोन नाम याद है? सर लोन क्या होता है वापस बता दीजिए। तो लोन में एल क्या होता है, लेफ्ट में हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, और जो लेफ्ट में टर्मिनल है उसे हम कहते हैं एनोड, और जो एन होता है वो होता है नेगेटिव। मतलब हमने लेफ्ट के बारे में सब कुछ लिख दिया कि लेफ्ट में हमेशा क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन होगा, और उस टर्मिनल को हम कहेंगे एनोड, और राइट में हमेशा क्या होगा, लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, जो टर्मिनल होगा, इलेक्ट्रोड होगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों बिना देर की हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि लेफ्ट में क्या होता है, तो लेफ्ट में क्या होता है बच्चों, लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन। क्या आपको ये कहानी याद आई बच्चों, लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन। और सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जो लेफ्ट है, इस लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा। तो बच्चों क्या हो रहा है, देखिए ये जो निकल है जो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। सर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, देखिए यहाँ पे 2+ आया है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है बच्चों, लॉस किया है। हाँ है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ, फर्स्ट दे देता हूँ। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लेफ्ट में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों बताओ राइट में क्या हुआ होगा, तो राइट में आपकी क्या धारणा है, तो राइट में हुआ होगा रिडक्शन। सर रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन जो होता है वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए Ag+ है, क्या है बच्चों, Ag+ है, जो कि एक्वस स्टेट में है। इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag बनाए होंगे, तो भाई Ag+ है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और ये क्या बन गए होंगे, Ag सॉलिड स्टेट में। हाँ है ना बच्चों, ये हो गई, क्या हो गई आपकी हाफ सेल रिएक्शन। अब बच्चों पहली रिएक्शन तो हमने लिख दी, अब इसने बोल रखा है सेकेंड में क्या लिखो, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो बच्चों आपको याद होगा सेल, जो कंप्लीट सेल होता है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर बनता है, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो रिडक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। हाँ है ना, तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर गेन तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा अगली स्टेप में, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है। तो सेकेंड पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दें, सेकेंड दे दें। अब आप देखें जितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस हुआ था उतने ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हुआ है, गेन हुआ है। तो बच्चों कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन में लेफ्ट में क्या आएगा, निकल सॉलिड। हाँ है ना, लेफ्ट में क्या आएगा बच्चों, ट्वाइस Ag+ एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे अगली स्टेप में, ये कैंसिल हो गए, इसलिए हम उसे लिख नहीं रहे, क्योंकि लेफ्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, राइट में भी 2 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, लॉस हुआ, उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर राइट में क्या आएगा बच्चों, तो Ni+2 एक्वस और ट्वाइस Ag सॉलिड। ये हो गई आपकी कंप्लीट सेल रिएक्शन। दिख रही होगी आपको, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो हमने पहले क्वेश्चन को भी निपटा लिया और दूसरे क्वेश्चन को भी निपटा लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो बच्चों ये तो कितनी सिंपल बात है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होता है और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होगा। हाँ या ना, एनोड होगा।
और वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज। मतलब यहाँ पर जहाँ लेफ्ट में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो टर्मिनल एनोड होगा और इस टर्मिनल पर जो भी होगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब निकल जो होगा, निकल जो रॉड होगी बच्चों, निकल रॉड जो होगी वो क्या होगी बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, निकल रॉड जो होगी वो होगी नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। सर नहीं आया समझ में, देखिए लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो टर्मिनल एनोड होता है और वो नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब ये एनोड टर्मिनल होगा और एनोड टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो अब सोचो राइट साइड में क्या होगा, तो राइट साइड में कौन है बच्चों, सिल्वर की रॉड है। राइट साइड में क्या है बच्चों, सिल्वर रॉड है। तो राइट साइड में सिल्वर की रॉड है, तो सिल्वर की रॉड क्या होगी, उल्टी बोलो, उल्टा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है बच्चों, कैथोड होता है। ठीक है बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चौथा, द कैरियर्स ऑफ करंट इन सेल इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बच्चों आपको याद होगा सेल में करंट किस वजह से फ्लो हो रहा है, तो करंट की वजह जो है आयंस है। तो बच्चों करंट फ्लोज इन सेल ड्यू टू आयंस, करंट फ्लोज इन सेल ड्यू टू आयंस। सर कौन से आयंस, ये लिखे तो हैं सारे के सारे आयंस, निकल आयंस और Ag+ आयन और सॉल्ट ब्रिज के आयंस। इन आयंस की वजह से ही तो करंट फ्लो हो रहा है। अब अगली चीज पूछी है कि भैया करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए कभी हम छोटा सा रफ डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर लेफ्ट है और ये क्या है बच्चों, राइट है, हाँ है ना। और यहाँ पर कौन सी रॉड है, निकल की रॉड है, और यहाँ पर किसकी रॉड है, सिल्वर की रॉड है। ये लिखा हुआ है निकल की रॉड है और राइट में सिल्वर की रॉड है। निकल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों, गेन हो रहा है। तो आपको किसी ने तो बताया होगा, फिजिक्स में भी इलेक्ट्रिसिटी में हम यही पढ़ते हैं कि कभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल से सिल्वर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इसका मतलब करंट जो फ्लो होगा सिल्वर रॉड से निकल की तरफ फ्लो होगा, हाँ है ना। तो यहाँ पर हम नोट डाउन कर देते हैं, क्या, करंट डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम, करंट डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, करंट डायरेक्शन फ्रॉम सिल्वर टू निकल। आया बच्चों, वापस बता दूं, निकल में तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और सिल्वर में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, हाँ है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल से सिल्वर फ्लो हो रहे हैं, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा होगा, सिल्वर टू निकल। सर क्यों, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि भैया करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। हमने फोर्थ क्वेश्चन भी पढ़ लिया। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, E0 सेल निकालो। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हम निकालते हैं EMF ऑफ सेल। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बताया था EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, तो EMF ऑफ सेल निकालते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ है ना। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, राइट, और राइट में हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है, ये बात हम हमेशा जानते हैं, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट में हमेशा क्या होता है बच्चों, एनोड। ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो बच्चों लिखते हैं। तो बच्चों फिर से मैं आपको बता दूं, राइट साइड में कौन है, तो राइट साइड में सिल्वर है, हाँ है ना। और सिल्वर का पोटेंशियल दिया हुआ है। तो बच्चों बताओ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, हाँ है ना, +1 है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो चुका है, 0। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा और साफ साफ लिखूँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, हाँ है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है किसका, राइट साइड का, और वो कितना दिया हुआ है, 0.8 वोल्ट, हाँ है ना, माइनस फॉर्मूले का। अब सर थोड़ा और डिटेल में पढ़ाएं। बच्चों देखिए राइट साइड में तो हमेशा ही रिडक्शन होता है,
पर लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। पर IUPAC कहता है कि जब आप EMF कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो लेफ्ट में निकल है, तो यहां पर देखिए निकल का क्या दिया है, देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सर क्यों, क्योंकि प्योर सॉलिड मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.25 वोल्ट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है बच्चों। पर बच्चों IUPAC कहता है कि भले से दिया उसने कुछ भी हो, पर EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करते टाइम हम क्या निकालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। तो बच्चों ये 0.25 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो बच्चों बताओ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस का 0.25 वोल्ट। सर माइनस क्यों आया, क्योंकि IUPAC कहता है कि हमें कैलकुलेशन EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करते टाइम रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। भले से क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, कभी प्लस दिया हो, कभी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो डायरेक्ट रख दो, पर कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो भैया आपको माइनस साइन लगाकर उसका साइन चेंज कर क्या रख देना है, रिडक्शन पोटेंशियल रख देना है। तो सॉल्व करते हैं ऐसे, तो जो 0.80 प्लस 0.25, तो कभी हम इसे सॉल्व करें तो 80 और 20 100, तो 1.05 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, E0 सेल आपको कैलकुलेट करते आया होगा। बच्चों याद रखिएगा, हमें हमेशा भले से लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मानता हूं मैं, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है मानता हूं, पर जब आप EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। भले से क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, तो कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो आप माइनस साइन लगा के रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है। तो बच्चों इसे सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया, अभी हम इसे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो जाते हैं। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लीजिए।